मेरी दीदी गर्भवती थी और अपने घर में वह अपने पति के साथ रहती थी। उन दोनों के अलावा उनके पास कोई नहीं रहता, इसलिए मैं उसका ख्याल रखने के लिए गई। रात में मेरी बहन और बहनोई एक कमरे में सोते थे। रात को बहुत तेज चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी और सुबह में मेरी बहन से चला भी नहीं जाता था। मैं अपनी बहन से पूछती तो वह कुछ नहीं बोलती। असलियत जानने के बाद तो जैसे मेरे पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। मेरा नाम पूजा है, मैं पटना की रहने वाली हूँ। मेरे पापा एक छोटी सी कंपनी में काम करते थे। मेरे पापा इतना ही कमा पाते थे कि हम 2 वक्त का खाना खा सकें। जिस घर में हम रहते थे वो घर भी किराए का था, लेकिन मकान मालिक बहुत अच्छा था। किराए के लिए कभी परेशान नहीं करता था। हम 2 बहनें हैं, भाई नहीं। मेरी दीदी मुझसे 5 वर्ष बड़ी है। मैंने अभी 10वीं पास की है। अभी मेरी उम्र 16 वर्ष है। मेरी दीदी की शादी बहुत पहले हो चुकी थी। उनके पति किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जो सुबह जाते और शाम को ही आते थे। मेरी बहन पूरे दिन घर में अकेली ही रहती है। मेरी दीदी ये शादी करना नहीं चाहती थी। मेरी दीदी एक लड़के से प्यार करती थी। उसका नाम हरीश था और वह गरीब परिवार से था, लेकिन मेरे घर वालों को ये मंजूर नहीं था। मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन को बहुत मारा। उन्होंने उसका रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया। वो लोग पैसे वाले थे। मेरी बहन कहीं और शादी नहीं करना चाहती थी। वह सिर्फ हरीश से प्यार करती थी। मेरी बहन ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। मैंने कहा आत्महत्या बुज़दिल इंसान करते हैं। शादी वाले दिन मैंने मम्मी से बताया कि मम्मी, दीदी के पास जहर है, तो मम्मी ने उससे वह बोतल छीन ली। मेरी मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती मेरी बहन की शादी उसकी नापसंद के लड़के से कर दी। मेरा बहनोई दिखने में काफ़ी समझदार और सुलझा हुआ इंसान लगता था और देखने में भी सुंदर था। अब मेरी बहन सबको अपना दुश्मन समझने लगी। वह सबको जली कटी सुनाती, पर अपने पति के सामने बिल्कुल डरी हुई सी रहती थी। फिर जब भी मेरी मम्मी दीदी के पास जाने को कहती, तब मैं बहुत खुश होती, क्योंकि मैं भी अपनी मम्मी पापा के व्यवहार से तंग आ चुकी थी। अब मैं अपनी दीदी के साथ खूब मज़े करती थी। शादी के कुछ दिन बाद मेरी दीदी गर्भवती हो गई और फिर डिलीवरी के समय उसे संभालने वाला कोई नहीं था, तो 1 महीने पहले मैं अपनी दीदी की देखभाल करने के लिए आ गई। मेरी दीदी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची को मैंने ही संभाला, क्योंकि मेरी दीदी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि मेरी दीदी बहुत कमज़ोर है, उसको हमें बहुत ध्यान रखना है। अब मेरी दीदी समय से खाना भी नहीं खाती। हर बार कुछ न कुछ जिद लेकर बैठ जाती थी। जब उसको लगता कि बिना खाए वो मर जाएगी, तब खाना खाती थी। वह अपने साथ अपने पति का भी नुकसान करती थी। दीदी हमेशा कहती, जिसके लिए मैं जीना चाहती थी उससे तो दूर कर दिया। अब दीदी मम्मी पापा को बार बार कहती कि अब पूजा की भी शादी कर दो, लेकिन पापा कहते अभी कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। तो दीदी कहती है कि मेरी शादी की तब आपने अच्छा लड़का ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा, दीदी आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे नहीं करनी शादी, मैंने आपकी हालत देखी है। तब दीदी ने कहा, शादी करने से तुम तो फंसो, और मैं क्या, मैं इनकी बेटी नहीं थी? मुझे क्या कहीं सड़क से उठाया था, जो इतनी जल्दी बिना सोचे समझे मेरी शादी करा दी थी और तेरे लिए एक अच्छा घर परिवार ढूंढेंगे। दीदी ऐसी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पता नहीं अब दीदी इतना गुस्सा क्यों करने लग गई। खैर छोड़ो, दीदी का पहला बच्चा हुआ तब मैं वहीं थी, लेकिन अभी दीदी को दूसरा बच्चा भी होने वाला था, जबकि उनकी बेटी अभी 10 महीने की थी। मम्मी ने कहा, बेटा 2 बच्चों के बीच में थोड़ा गैप तो होना चाहिए, 2 बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो दीदी चिल्ला दी कि ये बात तुम अपने दामाद से कहो। तब मम्मी ने कहा, बेटा हम उनसे नहीं कर सकते ये सब बातें, मैं
कर सकती हूँ, मेरी तो सुनता ही नहीं है। मम्मी को लगता कि सारा कसूर दीदी का है। लगता है उसको खुद बच्चा पैदा करने का शौक है। मुझे मम्मी की कोई बात समझ नहीं आती थी। कभी तो कहती कि बच्चा पति पत्नी दोनों की मर्जी से पैदा होता है, तो कभी कहती है कि भगवान की कृपा है कि जिसको चाहे औलाद दे, जिसको चाहे ना दे। मुझे मम्मी की बात समझ नहीं आती थी। दूसरी दफ़ा मेरी दीदी की हालत 2 महीने पहले ही ख़राब हो गई थी। उनसे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था और अब मैं 2 महीने पहले ही दीदी के घर रहने चली गई। दीदी की बड़ी बेटी मेरे पास थी। मेरे बहनोई बड़े ही धार्मिक किस्म का आदमी था। वह किसी भी औरत की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता था। उसको औरतें पर्दे में ही पसंद थी। रात में मुझे और मेरी मम्मी को दूसरे कमरे में सोने के लिए भेज दिया। आधी रात को दीदी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी दीदी को अस्पताल ले चलते हैं, शायद उनको दर्द शुरू हो गया है। मैं अपनी मम्मी के साथ अपनी दीदी को अस्पताल लेकर गई। जाते ही जाते डॉक्टर ने दीदी को सुनाना शुरू कर दिया कि दूसरा जल्दी बच्चे की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि उनका पहला ऑपरेशन से हुआ था, अब भी ऑपरेशन से ही होगा, क्योंकि दीदी की हालत बहुत नाजुक थी, वह बहुत कमज़ोर थी। ऑपरेशन से दीदी ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया और वह भी बेटी पैदा हुई। दीदी की शक्ल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह 40-45 साल की हो गई हो, लेकिन अब वह अभी 21 साल की हुई थी। पता नहीं बच्चे पैदा करने की वजह से या फिर टेंशन की वजह से। हम जब बैठते, दीदी अपने आशिक के बारे में हमें बताते रहती थी, जिसका नाम हारिस था। दीदी कहती है कि वह मुझसे मोहब्बत करता है। अगर मैं अब भी चली जाऊँ तो वह मुझे अभी भी स्वीकार कर लेगा। उसने अभी शादी नहीं की है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? दीदी ने कहा, उसने वादा किया था कि वह सिर्फ मुझसे शादी करेगा। मैंने कहा, अगर तुम्हारे पति को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? कहेंगे क्या? फिर से हाथ उठा लेंगे या फिर मार डालेंगे? कोई परवाह नहीं है। मुझे पहले भी हाथ उठाते थे। मैंने कहा कि जीजा जी तुम पर हाथ उठाते हैं क्या? अचानक मेरी बहन बदल गई। वही मैंने गुस्से में ऐसे ही कह दिया था। इतना तो मुझे भी पता था कि मेरे जीजा जी मारते नहीं हैं और वह तो औरत की इज्जत करते हैं। औरत कमज़ोर होती है तो उन पर हाथ उठाना बुज़दिली होती है। दोनों बच्चे रात में मेरे पास सोते थे। बड़ी बेटी तो सो भी जाती थी, लेकिन छोटी वाली तो पूरी रात नहीं सोने देती थी। रात को फिर दीदी के कमरे में सोने देती थी। रात को फिर दीदी के कमरे से चीखने की आवाज़ आने लगी और सुबह मेरी दीदी से चला नहीं जा रहा था। मैंने दीदी से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया और अजीब सा चेहरा बनाया हुआ था, लेकिन उसने तो हर वक्त ऐसा ही चेहरा बनाया होता था कि सारा दुनिया का दुख सभी वही झेल रही है। सारी दुनिया की जिम्मेदारी मेरी दीदी के कंधों पर है। मेरी बहन सचमुच ही जिद्दी थी। मुझे पता था कि मेरा बहनोई इतना बुरे इंसान नहीं है। मेरी दीदी ही हमेशा गलती करती। कभी उनकी जेब से पैसे निकाल लेती, कभी कपड़े जला देती या कभी कपड़ों पर कुछ डाल देती और फिर मना कर देती थी। शायद औरत का बदला लेने का यही तरीका होता है, जबकि कहा जाता है कि पढ़ी लिखी और नेक औरत अपने नस्लें संवार देती हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। इसी तरह औरत के अंदर अगर आप इंतकाम भर दें तो वह फिर नस्लें बर्बाद भी कर सकती हैं। और मेरी बहन भी ऐसी ही इंतकामी थी, क्योंकि उसके अंदर इंतकाम भरा हुआ था। मेरी मम्मी और अपने पति से, यहाँ तक कि मुझसे भी उसे शिकवा थी। वह मुझे कहती रहती कि पूजा, शादी के दिन तुमने क्यों सबको बताया था कि मैं आत्महत्या करने वाली हूँ? अगर मैं मर जाती तो मेरी जान छूट जाती, तुम कर लेती इस आदमी से शादी, माँ बाप की इज्जत बचा लेती, तो फिर इस तरह बचाती क्यों? मरने से रोका था तुमने, मुझे जलील करवा दिया। मेरी बहन कभी कभी बहुत अजीब बातें करती थी। समझ नहीं आता था कि वह क्या चाहती है। अगले रात फिर मेरी बहन के कमरे से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आने लगी। अब तो मैं उठकर आंगन में आ गई और जब आवाज़ों को गौर से सुना तो वह कुछ इस तरह की आवाज़ें, क्योंकि वह कह रही थी कि छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं हैरान रह गई थी कि क्या हो रहा है। मेरा बहनोई मेरी बहन के साथ कहीं झगड़ा तो नहीं कर रहा है।
ना ही उसे कोई डांट रहा है। मेरी बहन खुद ही ये सब कुछ बोल रही थी। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन अगले दिन मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, बच्चे को मम्मी के पास छोड़ दो, और उसे मैं डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि एक तो तुम्हारे बच्चे में गैप बहुत कम है, ऊपर से अभी अभी तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने पहले भी तुम्हें कहा था इस तरह का कोई काम नहीं करना। अपने पति को मना नहीं कर सकती थी क्या? मुझे डॉक्टर की बातें समझ नहीं आ रही थी। मेरी बहन डॉक्टर को भी यही कह रही थी। हाँ ठीक है, मेरी गलती है। डॉक्टर ने उसे न जाने क्या कहा, लेकिन अब मैं वहाँ पर नहीं थी तो उसके पीछे बहुत सी बातें हुई, क्योंकि मैं नीचे दवाई लेने आ गई थी। इसके बाद मैंने बहन से पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा है, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। मेरी बहन का पहली बेटी 1 साल की थी और छोटी बेटी 3 महीने की थी, और फिर अचानक बहन ये खबर सुना दी कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। उस दफ़ा तो हम सब ने अपना सर पकड़ लिया। हमने कहा कि पागल तो नहीं हो गई है, दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है तुम्हारा? लेकिन वह जवाब नहीं देती थी, चुप करके बैठी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि उसने खुदकुशी करने का यह तरीका नया निकाला था, क्योंकि बच्चा पैदा करने से औरतों की सारी सेहत और ज़िंदगी दांव पर लग जाती है। 9 महीने में कुछ भी हो सकता था और फिर आखिरी वक्त में कुछ ना कुछ हो जाता है। बहुत सी औरतें हैं जो बच्चा पैदा करते हुए मर जाती हैं। पिछली दफ़ा भी तो डॉक्टर ने यही कहा कि बच्चे को बचाना है या माँ को, लेकिन किस्मत अच्छी थी और हम सब प्रार्थना से वो दोनों बच गए थे। मगर इस दफ़ा तो मुझे लग रहा था कि उसका पति भी उसको मारना चाहता है और वह खुद भी मरना चाहती थी। जब भी बच्चे की खबर सुनाई जाती थी तो मेरे बहनोई का रवैया बहुत अच्छा हो जाता था। वह तो बहुत खुश होता था, भगवान की कृपा है, बाकी सब अच्छा गुजरेगा। मर्दों का क्या पता होता है कि उनको तो बच्चा पकड़ा दिया जाता है। तुम्हारा बेटा या बेटी पैदा हुई है, वह ये नहीं सोचते कि कितनी मुश्किल से ये दिन आता है। मम्मी ने बड़ा समझाया, और मगर दीदी को किसी की परवाह नहीं थी। मम्मी ने कहा कि चंपा बेटी अपने बच्चों की परवाह कर ले, अगर माँ मर जाए तो बच्चे बेसहारे हो जाते हैं। चाहे कोई कितनी भी अच्छी नानी, दादी, बुआ, पप्पी हो, लेकिन एक माँ की तरह बच्चे को कोई नहीं संभालता, जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को संभालती है। क्यों तुम अपनी ज़िंदगी की दुश्मन बन गई हो? तुम्हारा हर बार ऑपरेशन से बच्चा होता है और तुम 22 साल की उम्र में 3 बच्चे की माँ हो चुकी हो, और अगर अब तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? जब दीदी को डॉक्टर के पास ले गए, जिसके पास पहले भी ले जाते थे, तो केस लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि इस दफ़ा उसका केस नहीं लूँगी, क्योंकि यह मरने वाली है। इसकी हालत देखें, इसका खून सिर्फ 6 यूनिट है और यह चली बच्चा पैदा करने। जिसने भी उसके साथ सब कुछ किया हो उसका जान से मारना चाहती है। मेरी बहन चुप बैठी थी, जैसे उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी उसकी बेइज्जती कर दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमने डॉक्टर से कहा कि अगर उस प्रेगनेंसी को ख़त्म कर दिया जाए, तो डॉक्टर ने कहा कि उसके लिए बहुत देर हो गई है, इस तरह तो ये पक्का मर जाएगी। डॉक्टर ने केस नहीं लिया, लेकिन उसने कहा जो होना था वह हो गया, आप लोग सिर्फ प्रार्थना करें उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी ज़िंदगी बच जाए, वरना तो फिर उसको कोई भी नहीं बचा सकता। उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। और उस डॉक्टर ने कहा कि मुझे अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना, अगर मेरे हाथों में उसकी जान निकल गई तो मेरे लिए मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि मुझे अपना करियर शुरू किए हुए कम ही दिन हुए हैं। मैं ऐसा कोई भी केस नहीं लेना चाहती जिससे मरीज खुद अपनी ज़िंदगी का दुश्मन बना हो। डॉक्टर की बात बिल्कुल ठीक थी, मरते तो सब अपने टाइम पर ही हैं, जिसका टाइम पूरा हो जाता है वही मरता है। लेकिन डॉक्टर के ऊपर वह धब्बा लग जाता है कि उसके हाथों में इतनी औरतें मरी हैं, फिर उसके बाद उसके मरीज कम होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम किसी और डॉक्टर के पास चले गए और उसको यह नहीं बताया कि पहले भी 2 बच्चे हैं, तब जाकर उसने ये उस केस को लिया। लेकिन उसका कहना था कि माँ की हालत बहुत बुरी है, रोज़ रात को मेरी बहन के कमरे में अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ आती है। मेरी बहन अपने पति से माफ़ी मांगती थी। मुझे लगता था कि जो कुछ भी हो रहा है उसका ताल्लुक उसी सब से है और मुझे अपनी बहन को बचाना था। जैसे मैंने पहले बताया था, मुझे ये बात सबको बता देनी चाहिए थी, लेकिन अगर ऐसे
मैं ये बात बताती तो कोई यकीन नहीं करता। उस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मुझे कोई सबूत चाहिए था, क्योंकि या तो मेरी बहन अपने साथ कुछ गलत कर रही थी या फिर उसके साथ कुछ गलत हो रहा था, क्योंकि उसकी जान पर बन आई थी। और असलियत जानने के लिए मुझे किसी तरह उसके कमरे में झांक कर देखना था कि रात को क्या होता है। और सबूत के लिए मैं उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेती। और आवाज़ को रिकॉर्ड करना मेरे लिए ये मुश्किल नहीं था, लेकिन खाली आवाज़ों के सबूत से काम नहीं होने वाला था। रात को जब मेरी बहन को मैं पिटाई कर रहा था या जो भी कर रहा था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। आवाज़ तो मेरे पास रिकॉर्ड हो गई थी। अब दूसरा काम था कमरे के अंदर झांकना, और मैंने उसके कमरे की खिड़की पहले ही खोल दी। खिड़की को सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था और सफाई करने के बहाने मैंने खिड़की खोल दिया था। अब मैं बाहर से उसे पकड़कर आराम से खोल रह सकती थी, जिससे आवाज़ भी ना आती। बच्चे भी दोनों सो रहे थे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। इतनी बहादुर बहन जो सारे ज़माने के ख़िलाफ़ खड़ी थी और किसी से डरती नहीं थी, उस आदमी से क्यों डरती थी? आज मुझे समझ आ गया था कि वह इंसान नहीं, जानवर था। वह तो मेरी बहन पर बहुत जुल्म कर रहा था। मुझे इतना बुरा महसूस हुआ कि मैं वहीं बेहोश हो गई। सुबह आँख खुली तो मम्मी पापा को सब इकट्ठा किया, और वीडियो भी मैंने थोड़ी सी बना ली थी, लेकिन वीडियो किसी को दिखाने के काबिल नहीं थी। मम्मी को वीडियो दिखाई तो वह भी हैरान रह गई और बहन पर गुस्सा होने लगी कि उसने पहले बताया क्यों नहीं। और उसका पति जो बड़ा ही धार्मिक बना फिरता, वह तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। मेरा बहनोई मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक करता था जैसे वह उसकी बीवी नहीं बल्कि खरीदी हुई कोई औरत है। जानबूझकर उससे बच्चे पैदा करवाता और कहता कि तुम ही से बेटा चाहिए, मैं खानदान में अपना नाम पैदा करना चाहता हूँ। ये भी कहता था कि अगर बच्चे को मारने के लिए कोई गोली खाई या कि कुछ किया तो तेरे दोनों बच्चों को खुद मार दूंगा और तुझे भी मार दूंगा। मेरी बहन बच्चों की खातिर ये सब बर्दाश्त करती रहती थी। उसने मम्मी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका है। दीदी ने सब कुछ बता दिया। हमारी बेटी कोई जानवर नहीं है जो हमने उसके हवाले कर दी और यह उसके साथ कुछ भी सलूक करे। हमने अपनी बहाने से घर बुलाया और उसके बाद उसे वापस भेजने से मना कर दिया और हमने उसे तलाक का पेपर भिजवा दिया। मेरी बहन ने जाकर अदालत में कह दिया कि मैंने उस आदमी के साथ नहीं रहना। अब तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। अदालत का फैसला मेरी बहन के पक्ष में हो गया था। मेरा बहनोई गुस्से में पागल हो रहा था। तभी उसने तो अदालत में ही हंगामा शुरू कर दिया और जज साहब ने उसे उसी वक्त 3 साल की सज़ा दे दी। जब मेरी बहन का तीसरी दफ़ा ऑपरेशन हुआ तो उसकी जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर उसके बच्चे को नहीं बचा सकते थे। वह वक्त के हमारे लिए बहुत मुश्किल था। इसी तरह रोते रोते हमारे 2 साल गुजर गए। हम लोगों ने वह मोहल्ला भी छोड़ दिया था। हम नहीं चाहते थे कि कोई मेरी दीदी की बदनामी हो। एक दिन वही लड़का हमारे घर रिश्ता मांगने आया जिसकी साथ मेरी बहन शादी करना चाहती थी और घर वालों ने मना कर दिया था, लेकिन आज उसका हमारे घर में मेरी बहन का रिश्ता मांगना ऐसा ही था जैसे वह हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल करने आया हो, क्योंकि 22 साल की उम्र में ही मेरी बहन घर वापस आ गई थी। पापा ने फ़ौरन हाँ कर दी और उन दोनों की कोर्ट में शादी करवा दी गई। उसने कहा कि मैं दोनों बच्चों को भी रखूँगा और आपकी बेटी का भी पूरा ध्यान रखूँगा। ऐसी होती है मोहब्बत। दुनिया में जहाँ मेरे बहनोई जैसे जानवर लोग होते हैं, वहाँ हरीश जैसे अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन हर माँ बाप को चाहिए कि बेटी की शादी करते वक्त ये देखे कि इंसान कैसा है। ये मत देखे कि आपके पास पैसे हैं या नहीं, क्योंकि पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन अच्छे इंसान से भरी हुई कोई चीज़ नहीं होती। आज मेरी बहन अपने घर में खुश है और मेरी शादी भी हो गई है। मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, मगर अब हमारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है और मेरे भी 2 बच्चे हो गए हैं और मेरा पति भी बहुत अच्छा और नेक है। और मेरे माँ बाप ने मेरी पसंद से मेरा पति ढूंढा, जिससे मैंने कहा उसी से शादी करवा दी। अच्छे इंसान की ज़रूरत होती है, पैसों की नहीं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।